स्वागत है प्रिय छात्रों आप सभी लोगों का। आरआरबी एनटीपीसी की ये श्रृंखला आपके लिए जो बेहद और ख़ास महत्वपूर्ण है। उम्मीद कि इसके पहले की क्लास को आपने देखा होगा और ये क्लास आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जाइए मत, रुकिए, देखिए, समझिए और आखिरी में कमेंट करके प्रत्युत्तर दीजिए कि आपके कितने सवाल सही हुए, आयोग के कितने सवाल आप सही करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने को सुधार भी सकते हैं कि गलतियां कितनी हो रही हैं और मेरे सही कितने जा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सही अपना आंकड़ा निकाल करके और सही प्रश्नों को कमेंट करके बताएंगे कि मेरा इतना सवाल इसमें श्रृंखला में सही हुआ है। तो चलिए बिना विलंब के शुरुआत करते हैं। आज का बिल्कुल ये सामने आपके सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सूखा सहनीय फसल है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाजरा। ये कैसी फसल है? सूखा सहनीय, ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश की फसल मानी जाती है बाजरा। रेशम प्राप्त होता है, तो रेशम जो है ये प्राप्त किया जाता है बाम्बेक्स मोरी से। कहाँ से? बाम्बेक्स मोरी से रेशम प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं कुछ रेशम के नाम आप बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे मलबरी रेशम, टसर रेशम, मलबरी, टसर, इरी और गोसासर। इरी हो गया, मलबरी, टसर और एक का नाम है मूंगा रेशम। क्या नाम है? मूंगा रेशम। ये 4 स्वरूप आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि रेशम के कितने स्वरूप प्रसिद्ध हैं। मूंगा रेशम है, इरी हो गया, टसर हो गया, मलबरी रेशम हो गया और रेशम प्राप्त करते हैं बाम्बेक्स मोरी से। एक प्रश्न यहाँ और भी याद रखना है कि रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ये भी याद रखना, ये सवाल पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। आइए अगले सवाल पर आते हैं। पीली क्रांति क्या संदर्भित करती है? तो मित्र, पीली क्रांति संदर्भित करती है तिलहन का उत्पादन बढ़ाना। पीली क्रांति का संबंध भी किससे है? तिलहन से है। और ये पीली क्रांति हमारे देश में 1986 से 87 के दौरान चली। इसमें 9 तिलहनी फसलों को शामिल किया गया है। 9 तिलहनी फसल शामिल हैं किस क्रांति में? तो पीली क्रांति के तहत। और ये 9 तिलहनी फसलों में कुछ नाम आप सुनिए और नोट कर लीजिए, अगर कहीं लगता है लिखना जरूरी है। तो इसमें सरसों हो गया, जैसे कुछ प्रसिद्ध नाम मैं आपको बताऊं, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन हो गया, और फिर मूंगफली हो गया। और इस तरह बात करें तो और भी नाम हैं, जैसे तिल हो गया, अलसी हो गया, अरडी हो गया। इस तरह से कुल 9 फसल शामिल है किसमें? पीली क्रांति में शामिल है। और इसका संबंध किससे है? तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने से, और जिसका शुरुआत ही भारत में 1986 और 87 में हुआ था राजीव गांधी सरकार में। बाकी आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन के बढ़ावे के लिए श्वेत क्रांति खूब फेमस है। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति के नाम से हम लोग जाना जाता है इसको। बाकी हम लोग जानते हैं कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सी क्रांति पढ़ते हैं? नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से बढ़ाने के लिए नीली क्रांति है। बाकी कुछ क्रांति का नाम सुनो, जैसे आप सभी जानते हैं हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। और इसके इतर बात करें तो आपका भूरी क्रांति हो गई उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन हो गया, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। बाकी स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से है। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा से है। और काली क्रांति, खूब सवाल आता है, कच्चा तेल उत्पादन से। इन क्रांतियों का नाम आप ध्यान से सुनना और बार बार इस प्रयास करो कि सुनो आप। पौधों की वृद्धि और विकास, कुशल फसल उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी या जमीन ढकने की प्रतिक्रिया है? तो उसे हम लोग कहते हैं माल्चिंग। क्या कहा जाता है? माल्चिंग। यानी मिट्टी के ऊपर ढेर सारे खरपतवार वगैरह से बिल्कुल ढक दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को माल्चिंग के नाम से जाना जाता है।
उस जोड़े का चयन करें जो सही ढंग से मेल खाता है संस्थान और शहर का। तो इसमें सही सुमेल जो है वह है आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? जोधपुर में। बात करें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आप जानते हैं कहाँ पर है? शिमला में है। शिमला जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, ये आपका बिल्कुल सही सुमेल है, ऑप्शन सी, जो कहाँ? जोधपुर में। वहीं केंद्रीय औषधि संस्थान की बात करें तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपका चेन्नई में है। कहाँ पर पाया जाता है? चेन्नई में। तो ये चारों ऑप्शन आपको ध्यान में रखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करना है। तो इसका गलत कथन है कि पंजाब भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे अधिक उत्पादक है, पंजाब नहीं, तो इसलिए इसका यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का बड़ा उत्पादक है, सही है। असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी सही है। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी सही है। आप जानते हो केरल मसालों के बागान के नाम से। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के विस्तार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये विस्तार हमें ग्लोब पर मिलता है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश महाद्वीप के जो पश्चिमी भाग होता है वहाँ पर जिस जलवायु दशा का विकास होता है भूमध्य सागरीय, जहाँ पर मोटे और रसदार फलों का खूब बेहतर उत्पादन होता है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। मीठी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं इसका संबंध है शहद से। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? शहद से इसका संबंध है। बाकी स्वर्ण क्रांति में भी शहद उत्पादन को शामिल किया जाता है। भारत में किस अवधि में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? देखो सवाल भी आया। तो स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है ये समय पीरियड है इसका 1991 से 2003 के अवधि को हम लोग स्वर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसका संबंध शहद उत्पादन और बागवानी उत्पादन से है। किसका? स्वर्ण क्रांति का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न, जिसे कहते हैं जलाओ और साफ करो, कृषि किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं दीपा के नाम से। तो इसको हम लोग एक और नाम से बोला जाता है, इसे कहते हैं, ये जनजातीय कृषि होता है। इसको हम लोग व्यापक रूप में समझने के लिए इसको एक हेडिंग देते हैं और वह है, इसे हस्तांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि यानी इसका मतलब होता है कि जो यह परंपरा कृषि की है इसमें कुछ स्थानों को ये अपनी कृषि के लिए क्या करेंगे, पहले वहाँ के वनों की, वहाँ के झाड़ियों की कटाई करेंगे, फिर जला देंगे, फिर कृषि करेंगे और वहाँ पर 1-2 फसल 3 फसल जब तक उत्पादन बेहतर होगा तब तक वहाँ कृषि करेंगे। उत्पादन कम हो जाएगा तो वहाँ से ये बिल्कुल ट्रांसफ़र हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग हस्तांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। कुछ भारत में हस्तांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जानते हैं। खूब सुनकर ध्यान रखिए, ये सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है उन खास विद्यार्थियों के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी के प्रति बिल्कुल सीरियस हैं। झूमिंग कृषि ये कैसी कृषि है? तो हस्तांतरित कृषि है। झूमिंग कृषि कहाँ कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में हस्तांतरित कृषि को क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में। कुमारी के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट में, इसे क्या कहते हैं? कुमारी के नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट में। और इसी को वालतेरे कहते हैं। क्या कहते हैं? वालतरे। और वालतरे कहाँ इसे कहा जाता है? तो वालतरे कहते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालतरे के नाम से जाना जाता है। और बात करें मित्र तो इसी को हम लोग पोंडू के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? उड़ीसा में। पोंडू के नाम से जानते हैं उड़ीसा में। और इसी को हम लोग
मिल्पा के नाम से जानते हैं, जो ये ऑप्शन में दिया गया है। मैक्सिको में इस कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद कि आप इतना ध्यान देंगे इस पर। और ये झूमिंग खूब बार पूछा जाता है, इसमें दीपा पूछा गया है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। किस रंग की क्रांति का संबंध चमड़ा या कोकोवा से है? तो इसका संबंध है भूरी से। किससे? भूरी क्रांति से संबंधित है। और मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने सुना, कि भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से माना जाता है। और सुनहरी क्रांति का संबंध जो है, इसका संबंध हम लोग मानते हैं फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे माना गया? फल उत्पादन से समझा जाता है और माना भी जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में चावल की फसल का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो वह है आपका इचिनोक्लो क्रुसगैली, या इसे बर्नयार्ड घास के नाम से जाना जाता है। हमारे देश के किस क्षेत्र में जल की मांग और खपत सबसे ज़्यादा है? तो आप सभी जानते हैं, केवल कृषि के क्षेत्र में। किसमें? कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारी फसलों को अधिक नमी दिया जाता है ताकि उनके उत्पादन बेहतर हो सकें। तो यह कार्य किया जाता है और कृषि में बहुत अधिक ही जल की ज़रूरत पड़ती है। और कृषि जो है हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ से ही मूलतः उत्पादन की शुरुआत होती है। विश्व में की सबसे हल्की ऊन, सहतूत ऊन, किससे प्राप्त होती है? तिब्बती मृग से। ये बहुत ही महंगी ऊन होते हैं और दुनिया का ये सबसे हल्का ऊन है, सबसे मुलायम ऊन है और सबसे गर्म ऊन है। बहुत ही शालीन ये ऊन पाया जाता है। सहतूत का अर्थ ही होता है ऊन का राजा। और वो भी ये जो तिब्बती मृग हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। बहुत बेशुमार होता है और बहुत महंगा होता है, पर कहते हैं इससे ज़्यादा हल्का पूरी दुनिया में कोई भी ऊन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो आप सभी जानते हैं गेहूं। गेहूं जो है ये रबी की फसल है। हमारे यहाँ फसलों का वर्गीकरण 3 स्वरूपों में करते हैं। एक तो मुख्यतः मानी जाती है रबी की फसल, फिर दूसरी हम लोग कहते हैं खरीफ की फसल, और इसी रबी और खरीफ के मध्य जो अंतराल होता है उसे हम लोग जायद की फसल कहते हैं। रबी फसल आप जानते हैं, इसकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक होती रहती है और इसकी कटाई हम अप्रैल से मई तक के मध्य कर लेते हैं। अप्रैल मई में इसकी कटाई हो जाती है। खरीफ फसल की जहां बुआई की बात करें, जून और जुलाई में बुआई की जाती है और इसकी कटाई करते हैं सितंबर और अक्टूबर में। तो जब खरीफ फसल की कटाई होती है उसी के बाद से रबी फसल की बुआई होती है। पर खरीफ फसलों को आपको जानिए, जैसे कुछ प्रमुख खरीफ फसल में आपको जो नाम बताऊं वो से ध्यान में रखना है। अब इन दोनों में से एक ही फसल याद करना है, या तो रबी याद कर लो या तो खरीफ, क्योंकि दोनों आपके लिए बेहतर रूप से ये मान के चलो, अगर दोनों याद करते हो तो कन्फ्यूज़न थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्रिएट। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों केवल एक ही फसल आप याद करो, जैसे खरीफ के लिए। तो खरीफ की हम बुआई कब कर रहे हैं? बुआई जून से जुलाई महीने में करते हैं और ये बारिश वाली फसलें होती हैं, इनको जल की ज़रूरत होती है। अब याद करो आप कि बारिश के समय में हमारे खेत में कौन कौन सी फसल बोई जाती है। अब भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर ये सवाल आपसे गलत हो रहा है तो मुझे लगता है शर्मानी चाहिए इस देश में रहते हुए और ये कहते हुए कि मेरे पिताजी किसान है या हमारे यहाँ खेती होती है। बहुतायत कृषि हमारे देश में है, 1-2 कुछ % हैं ऐसे जो कृषि से दूर हैं, तो उनके लिए चलो अपवाद हैं, पर 98% तो कृषि से ही जुड़े हुए हैं। अब बारिश के समय में बोई जाने वाली फसलों में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तो आप सभी लोगों को याद होगा, क्या आपको याद होगा? धान किसकी फसल है? खरीफ की। फिर बात करें कपास, बाजरा, ज्वार, रागी, सोयाबीन, ये सब कौन सी फसलें मानी जाती हैं? खरीफ की ही फसलें मानी जाती हैं और इन सब की बुआई होती है जून से जुलाई में और कटाई करते हैं सितंबर से अक्टूबर के मध्य करते हैं। किस पौधे को हरा सोना कहा जाता है? देखो कितना ही प्यारा सवाल आयोग ने पूछा है। तो उसे हम लोग कहते हैं बांस। सबसे बड़ी घास का नाम क्या है? बांस। और इसे क्या कहते हैं? हरा सोना के नाम से जाना जाता है।
अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान नाम सुना होगा आपने कि अफगानिस्तान का क्षेत्र जो है वो बहुत बहुतायत उत्पादन में प्रसिद्ध है। किसके? अफीम के। वहाँ पर लीगल है इसकी एग्रीकल्चर, वहाँ खेती मानी जाती है। और आप जानते हैं अफीम का उत्पादन हम ड्रग्स में भी करते हैं, दवाओं में भी उपयोग होता है, लोग नशे में भी करते हैं, पर दवाओं में इसका उपयोग सही है। नशा बहुत ही खराब होता है। नशा अगर पालना है ना तो किताबों का पालो, नशा पालना है तो मोहब्बत का पालो, अध्यात्म का पालो। गलत जगह ऐसे नशा मत पालिए जिससे ज़िंदगी खराब हो जाए। ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। मोहब्बत का मतलब क्या है? प्यार कीजिए, अपनों से प्यार कीजिए, माँ बाप से प्यार कीजिए, भाई बहन से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए, जैसा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी ने किया। ऐसे महान क्रांतिकारियों से प्यार कीजिए। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल आप हृदय में संजोकर रखिए। आइए, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा से। तो अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई? रजत क्रांति है। बाकी आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति से संबंधित माना जाता है। रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, दोनों की व्याख्या बताया। उम्मीद कि आप सही आंसर इसका करेंगे। जायद का मौसम कहते हैं। रबी और खरीफ के मध्य जो आपका कह सकते हैं मई से लेकर जून के मध्य का जो गैप होता है उसमें जायद का मौसम माना जाता है। इसमें हम लोग अक्सर सब्जियों का उत्पादन करते हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सभी जो हैं वो जायद के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? तो वह आपका है ओजोन अवक्षय। तो ओजोन डिप्लेशन या अवक्षय का संबंध कृषि के प्रभाव पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। तो इस पहल को शुरू किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, ICAR के द्वारा यह पहल शुरू की गई है। से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग खोई कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि शहरों में बिल्कुल ठेले पे रख रख करके और हर जगह पर गन्ने का जूस लोग पिलाते हैं। तो आप देखते होंगे गन्ने को एक तरफ से जब उसमें डालते हैं, दूसरी तरफ से बिल्कुल उसके अवशेष समाप्त हो जाते हैं, रस निचोड़ कर निकलता है। उसी को हम लोग खोई कहते हैं। क्या कहते हैं? गाँव में खोई या बगैस कहा जाता है। भारत के मसालों के बगीचे के नाम से किसे जानते हैं? कितना ही सुंदर और प्यारा सवाल आयोग के द्वारा पूछा गया। केरल को कहते हैं। तो मसालों का बगान किसे? केरल को ही कहते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं सबसे पहले कोई चीज़ आता है तो कहाँ पर? केरल में। मानसून हो तो भी केरल में आता है। विदेशी भी आए तो भी कहाँ आए? केरल में ही आए। बीमारी भी लगभग आती है तो भी कहाँ पर? केरल में। और हमारा सबसे शिक्षित राज्य है कौन सा? केरल है। ये सबसे शिक्षित राज्य है जो अरब सागर के तट से लगा हुआ है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए मृदा भूगोल शब्द का उपयोग करते हैं पेडोलॉजी के लिए। और पीली मिट्टी और के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती है। तो लाल और पीली मिट्टी किस किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में इसकी व्यापकता और प्रसार देखे जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसे प्राचीन जलोढ़ मौजूद हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग भाबर का क्षेत्र कहते हैं। तो जो पुराने जलोढ़ होते हैं, यानी देखिए भारत में कुल 8 प्रकार की मृदा बताई गई। कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 प्रकार की मृदा को मान्यता दिया है। और इसमें से सबसे मेजर जो प्रमुख मृदा हैं वो हैं 4, जिसमें आपकी सबसे व्यापक रूप से पूरे देश में पाई जाने वाली मृदा है जलोढ़ मृदा। दूसरी पे हम लोग बात करते हैं काली मृदा यानी ब्लैक सोयल। फिर बात करते हैं लाल मृदा। और चौथे नंबर पर है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा। तो देश के लगभग 75 से 80% भाग में ये 4 प्रमुख मृदाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा जो 20% हैं वो सूक्ष्म या गौण मृदा पाई जाती हैं। इसके अलावा इन्हीं
भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो जलोढ़ मृदा है, इस जलोढ़ मृदा को हम लोग कछारी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारी मृदा के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम लोग काप मृदा भी कहते हैं। और इसके स्वरूप की बात करें तो इसके हम स्वरूपों में दो प्रमुख स्वरूप पढ़ते हैं। एक का तो नाम आपने देखा भांगर, दूसरे का नाम है खादर। तो भांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ है। कैसी जलोढ़? पुरानी जलोढ़ मृदा मानी जाती है भांगर, यानी जहाँ पर प्रत्येक वर्ष जल ना पहुँचे, वहाँ पर जिस मृदा का विकास होता है उसे पुरानी जलोढ़ कहते हैं। यानी 2-4-10 वर्ष के बाद वहाँ पर जल पहुँचे और पुरानी मिट्टियों को काट कर ले जाए तो उसे पुरानी जलोढ़ कहते हैं। और ऐसा क्षेत्र जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आए, जो नदी का तटीय इलाका होता है, और पुरानी मिट्टी को बहा के ले जाए, नई मिट्टी छोड़ दे, तो उसे हम लोग खादर कहते हैं। उसे नवीन जलोढ़ का क्षेत्र कहते हैं, नवीन जलोढ़ का क्षेत्र कहा जाता है। तो उम्मीद आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। डैश नामक बाढ़कृत मैदान के ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार की गहन कृषि के लिए आदर्श क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया उसे हम लोग खादर कहते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, बस ये चित्र देख लो और आप कभी भूलोगे नहीं। यह मान लीजिए कि मध्य का क्षेत्र जहां आपको डॉट यानी पॉइंट दिख रहे हैं, ये बिल्कुल जल का क्षेत्र है। अब क्या होता है कि गर्मियों में इस जल का कुछ भाग बिल्कुल सूख जाता है, तो जहाँ ये एरो आपको दिख रहा है ये सभी हिस्से खाली हो जाते हैं। नदियों में आपने देखा होगा केवल बीच भाग में ही जल रह जाता है, बाकी बिल्कुल उसके किनारी भाग सूख जाता है। और उसके कुछ बाहर के भाग, तो बाहर के भाग जहाँ मैं ये एरो बना रहा हूँ, अब नदी का यह भाग जो अंदर का भाग है, इसे जहाँ प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ आएगा तो ये हिस्सा भर जाएगा और यहाँ की पुरानी मिट्टियाँ बिल्कुल बदल जाएंगी, नवीन मिट्टी हो जाएगी। इसी हम लोग खादर कहते हैं। तो यहाँ पर नई जलोढ़ आ जाती है। अब इसके बाहर की, यानी जहाँ जो मैं डॉट खींचा हूँ, इसके बाहर का जो क्षेत्र है, क्या यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ रहा है इस क्षेत्र में? तो आप कहेंगे नहीं, चित्र से भी स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर जिस मृदा का विकास होता है उसे हम लोग कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर मृदा के नाम से जाना जाता है और इसे खादर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी की वायु अपर्दन को रोकती है या कम करती है? तो उसे हम लोग कहते हैं बगीचों के लिए बाढ़ के रूप में वृक्षों या झाड़ियों का उपयोग करना। तो अगर मिट्टी का बहुत ज़्यादा अपर्दन मतलब कट रही है तो उसे रोकने के लिए क्या लगाएं? वृक्ष लगाएं। आप जानते हैं कि वृक्ष, एक स्लोगन खूब चलता है, वृक्ष लगाओ जीवन पाओ। तो हम सभी की जान क्या है? वृक्ष है। और हम किसी और को जान कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सभी लोगों की जान क्या है? वृक्ष या पेड़ है। क्योंकि हम इनको क्या देते हैं? तो CO2 देते हैं और ये हमें क्या देते हैं? O2। एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते हैं और जिसके बिना हम रह ना पाएं वही जान है। तो हमारी जान क्या है? पेड़ है। पर हम लोग जान कहीं और कहते हैं। तो उम्मीद की आज से आप लोग सही जगह पर जान का संबोधन करेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। भारत में पाई जाने वाली निम्न में से किस प्रकार की मृदा देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में मौजूद है? तो वह आपकी है जलोढ़ मृदा। जो भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई मृदा पाई जाती है तो जलोढ़, फिर काली मृदा, लाल मृदा या लैटराइट मृदा, ये चार अभी मैंने आपको बताया। जलोढ़ मृदा को ही काप मृदा कहते हैं या कछारी मृदा कहते हैं। और इनके स्थलाकृति आधार पर दो स्वरूप मैंने बताया, एक बांगर, दूसरा खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, खादर जो होता है वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है। मिट्टी निर्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की पहचान करना है। तो वह है कि ऊंचाई और ढलान से ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारित होती है, जो कि क्या है? गलत है। भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाजन में काली मिट्टी प्रमुख है? तो काली मिट्टी प्रमुख मानी जाती है दक्कन के क्षेत्र या दक्कन जाल में, जो बिल्कुल आपका पश्चिमी घाट की तरफ महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसकी व्यापकता पाई जाती है। और काली मिट्टी को हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं। खूब सवाल ये आता है, कपासी मृदा या रेंगुर मृदा या स्वतः जुताई की मृदा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो वह आपकी है चिकनी मिट्टी।
का जो कण का आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? तो उसे हम लोग कहते हैं लैटराइट मृदा, जिसका रंग कुछ ईंट के आकार का होता है और इस मृदा का विकास मित्र उस क्षेत्र में होता है जहां लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा हो, वहाँ पर लैटराइट मृदा का विकास होता है। और आप जानते हैं जब मृदा का ऐसी मृदा का जहाँ विकास हो रहा है, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो स्वाभाविक है मृदा का निक्षालन ज़्यादा होगा, कटाव ज़्यादा होगा, अपर्दन होगा और मिट्टी बहती है। वहाँ पर ऐसी कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है और ढलानों पर यह खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण रेगिस्तान में मृदा अपर्दन को रोकने में मदद करता है? तो उसे हम लोग शेल्टर बेल्ट कहते हैं, जो रेगिस्तान की मिट्टी कटाव को रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार माना जाता है। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? तो वह आपकी काली मृदा है। मैंने अभी आपको बताया काली मृदा को ही हम लोग कपासी मृदा कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें कपास की फसल सबसे बेहतर होती है। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कपास कौन सी फसल है, खरीफ है या रबी की फसल है? तो इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, इसी को हम लोग रेंगुर मृदा कहते हैं और इसी को स्वतः जुताई की मृदा कहते हैं, क्योंकि जब इसमें नमी नहीं होती है तो मिट्टी में दरार बहुत बड़ी बड़ी बन जाती है। अगर आप गांव में अपने तालाब के किनारे कभी जाते होंगे तो देखते होंगे कि गर्मियों के मौसम में एक बड़े से बड़े वहाँ पर दरार यानी मिट्टियाँ एक दूसरे का साथ छोड़ती हैं और दूर से देखने पर बिल्कुल लगेगा कि इस खेत की एकदम इस क्षेत्र की जुताई की गई है, लेकिन वह जुताई नहीं होती है बल्कि बड़े बड़े दरार होते हैं जिन्हें हम लोग स्वतः जुताई भी कहा जाता है। जल धारण क्षमता में सबसे अधिक होती है, तो आयोग इसी सवाल को पुनः रिपीट किया है, ठीक है। तो उसे हम लोग चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी। और अगर वैसे भी बात करें तो काली मिट्टी में भी जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इनका क्षेत्र पाया जाता है केरल में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या इन्हीं को हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, जो साइलेंट वैली यही केरल में ही पाया जाता है, साइलेंट वैली। और एक होता है यानी शांत घाटी, साइलेंट वैली जो केरल में है। और फूलों की घाटी की बात करें तो वो आपकी पाई जाती है उत्तराखंड में। कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष माने जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में कुल 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा वनस्पति कौन सी पाई जाती है? तो उसे हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में यह पाई जाती है। और ये आर्थिक क्षेत्र से भी बहुत बेहतर वृक्ष और इनके प्रमुख पेड़ माने जाते हैं। लाल चंदन नामक स्थानीय वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? तो वह आपका पूर्वी घाट तक। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में अगर बात करें तो इन दोनों का विस्तार शुरू होता है। पूर्वी घाट आपका महानदी से लेकर शुरू माना जाता है, महानदी से लेकर के, और ये नीलगिरी की पहाड़ी तक, नीलगिरी की पहाड़ी तक के इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहा जाता है, जो बीच में कटा फटा भी होता है। पश्चिमी घाट जो आपका ताप्ती नदी से लेकर या तापी नदी से लेकर के और कहाँ तक माना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी तक, जो अनवरत होता है यानी कटा फटा नहीं होता है, बिल्कुल अनवरत लगातार बना रहता है। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? इनका निवास क्षेत्र है मैंग्रोव वन। और जो ये वन हमको कहाँ देखने को ज़्यादा मिलेंगे? तो इन वनों का क्षेत्र हम गुजरात के कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, वह बात करें तो सुंदरबन डेल्टा, सुना होगा आप सभी ने, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, उस क्षेत्र में भी हमें दिखाई देते हैं। उत्तर पूर्वी भारत पश्चिमी घाट के कुछ हिस्से, अंडमान निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान,
उड़ीसा हिमालय के तलहटी, भाबर और तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति होती है? तो उसे हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। अक्सर इस वन के अगर विस्तार की मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो अगर आपका मैप का थोड़ा सा आपको अगर ज्ञान है तो बिल्कुल आप मेरी बात को खूब बेहतर विजुलाइज करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ये वन पाए जाते हैं 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ, यानी 10 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसी वन का विकास होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन। जहाँ पर इनके कुछ प्रमुख वृक्षों के अगर नाम मैं बताऊँ आपको तो महोगनी, एबोनी, रोजवुड, आयरनवुड, ग्रीन हंट, ये सभी वन जो पाए जाते हैं इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कठोर झाड़ियाँ और पेड़ जो खारे पानी में पनपते हैं और उनमें विशेष अनुकूलन गुण मौजूद होते हैं ताकि वे समुद्री तटों से सटे अंतरीय क्षेत्र की अस्थिर ऊर्जा से बच सकें। वनों की विशेषता है, उन वनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। अब मैंग्रोव वन की अक्सर मेरे दोस्त जो जड़ें होती हैं, अगर ये वृक्ष है तो इनकी जड़ें ऊपर की तरफ जाती हैं। किधर? ऊपर की तरफ इनकी जड़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि जल में आप जानते हैं कि जल में भूभाग जो होगा, स्थलीय भाग, वो बहुत ही गहराई में होता है। तो ये नीचे की तरफ न प्रगति करके बिल्कुल कहाँ आते हैं? ऊपर की तरफ, और एक दूसरे से ऐसे घेर कर रखते हैं कि जब हमारे सागरों में बड़े बड़े ज्वार आते हैं उनको बिल्कुल रोक लेते हैं ये। तो हमारे कहीं न कहीं सुनामी और इत्यादि क्षेत्र में जहाँ पर मैंग्रोव वनों की अधिक विविधता पाई जाती है, उस क्षेत्र में सुनामी के प्रभाव भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। जल की काफ़ी गति को ये बिल्कुल रोक लेते हैं आने से। निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसे हम लोग अवर्गीकृत वन के नाम से जाना जाता है। भारत में कटीले सींग वाली जंगली आइवैक्स में पाई जाती है, तो इसे हम लोग पर्वतीय वन के क्षेत्र में प्राप्त करते हैं और देखते हैं। वर्जिन वनस्पति क्या है? इसे कहते हैं कि वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया है, उसे हम लोग वर्जिन वनस्पति कहते हैं। परिवन स्थित हैं, तो इनकी स्थिति हमें मिलती है मिदनापुर में, जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, मिदनापुर में। और बकरवाल जैसे खानाबदोश जनजातियाँ के लिए किस प्रकार के वन, झुरमुटों, झाड़ियाँ और विभिन्न संसाधनों जैसे कि सिल्वर, फर, धूप चंदन, देवदार और सनोबर एक प्रमुख स्रोत हैं, वह आपके मोंटाने वन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित कथन नहीं है? तो वह है आपका नीम अल्पाइन क्षेत्र, जो कि इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है नीम का पेड़। निम्नलिखित में से कौन सा जियोम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह आपका है बोरियल वन, जो शंकुधारी क्षेत्र के लिए खूब मशहूर और माना जाता है। वनीकरण का क्या अर्थ होता है? तो इसे कहते हैं नष्ट हुए वनों में नए पेड़ को लगाना ही वनीकरण कहा जाता है। तेंदू, अमलतास, बेल भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले सामान्य वृक्ष हैं? तो ये आपके शुष्क पर्णपाती क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। आर्कटिक सर्कल से भूमध्य रेखा तक यात्रा करते हुए बायोम के किस प्रकार के क्रम से गुजरना होगा? तो ये क्रम ध्यान से देखिए आप। तो उसे हम लोग कहेंगे टुंड्रा वन, टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय वन। अब इसे हम आपको समझाएं एक श्रृंखला में, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको क्रम से बिल्कुल नीचे चलना होगा। सबसे ऊपर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा आपका? टुंड्रा, फिर उसके नीचे टैगा, उसके नीचे समशीतोष्ण की बात करें, और फिर आपका होगा उष्णकटिबंधीय। यही क्रम है आर्कटिक सर्कल से भूमध्य रेखा की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय प्रजाति पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती है? तो वहाँ पर नहीं पाई जाने वाली जो प्रजाति है उसे हम लोग कहते हैं हिस्पिड खरगोश।
जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो यह वनस्पति भारत के हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलती है और पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस वन के पेड़ या पौधों की जड़ें पानी में डूबी हुई हैं? अभी मैंने आपको बताया उसे मैंग्रोव वन कहते हैं ना, जिनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं और ऊपर की तरफ, है ना, अक्सर जड़ें नीचे अंधकार की तरफ वृद्धि करती हैं, पर इसकी जड़ें ऊपरी भाग की तरफ आती हैं। भारत में पर्वतीय वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो उसमें आपके हैं चिर, जो पर्वतीय वन के वृक्ष हैं। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? उसे फौना कहते हैं। शीत ऋतु में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट। तो मानसून की अगर मैं बात करूं आपसे कि मानसून जो होते हैं भारत में के संदर्भ में दो स्वरूपों में, भारत में मानसून आता है किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। और मानसून लौटता किस ऋतु में है? शीत ऋतु में लौट जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून आता है उसकी दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और शीत ऋतु में जो मानसून लौटता है उसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ बारिश कराता है? केरल में। कहाँ पर? केरल में मानसून से वर्षा होती है सबसे पहले। लौटता हुआ मानसून जो है भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा कराता है, पर इसका सबसे व्यापक क्षेत्र और प्रमुख क्या माना जाता है? तमिलनाडु का चेन्नई, जहाँ पर लौटते हुए मानसून से बेहतर रूप में वर्षा प्राप्त की जाती है। बोर, दोई, सिला तूफान इनमें से किस भारतीय राज्य में उठता है? तो यह तूफान हमको देखने को मिलता है असम में, क्योंकि अभी मैं हालिया एक तूफान आपको बताऊं, दाना, जो आपके कहाँ पर देखा गया? तो उड़ीसा में ये चक्रवात आया था, दाना। तो ऐसे ही एक तूफान है जो असम में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बोर, दोई, सिला के नाम से जाना जाता है। डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। तो जो चलने वाली हवाएं होती हैं वो निम्न दाब वाली हवाएं होती हैं, लो प्रेशर जिन्हें कहते हैं। तो लो प्रेशर हवाएं लो प्रेशर से हमेशा हाई प्रेशर की ओर चलती हैं, क्योंकि हवाएं पहले हल्की होंगी तब उठेंगी और जब ये भारी हो जाएंगे तो फिर कहाँ आ जाएंगी? नीचे। फिर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, लो होंगी हाई। इस तरह से हवाओं की गति बिल्कुल इसी दिशा में चलती रहती है। एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किस अवधि में मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती हैं? तो वह आपकी हैं जुलाई के पहले सप्ताह में। इन राज्यों और क्षेत्रों में ये अपनी पहुंच सुनिश्चित कर लेती हैं। बड़े भूभागों के केंद्र में मौजूद वह जलवायु जिसे तापमान में एक बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा प्रारूपित किया जाता है, जिसमें अधिकांशतः गर्मियों में वर्षा होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य क्षेत्र में मानसून निर्वर्तन के कारण शीतकालीन वर्षा होती है? अभी मैंने आपको व्याख्या इसकी बताई, उम्मीद कि आप कमेंट सही करेंगे, फिर भी आंसर यहाँ आपके सामने है तमिलनाडु में। मैंने कहा ना, मानसून जब आता है तो सबसे पहले केरल राज्य में वर्षा होती है, लेकिन निर्वर्तन का मतलब लौटता हुआ मानसून जो बारिश कराता है तमिलनाडु, या कई बार यहाँ आपको चेन्नई मिलेगा तो चेन्नई ऑप्शन लगाना, या कई बार आपको तट का नाम मिले तो फिर वहाँ पर आप लगाइएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, अभी तट के बारे में आगे मैं एक्सप्लेन आपको दूंगा। भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या होती है? तो वह है 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के मध्य मानी जाती है। भारत में लू हवाओं का संबंध किस मौसम से संबंधित है? आप सभी उत्तर भारत में रहने वाले लोग खूब जानते हैं। गर्मी के मौसम में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा के क्षेत्र में
जो चलती हवाएं हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लू कहा जाता है। और इन्हीं को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी या अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें धूल भरी हवाएं खूब बेहतर चलती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के लिए जाना जाता है? तो वह है आपका उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु राशि गर्म है? तो वह है आपकी उष्णकटिबंधीय महाद्वीप जो गर्म वायु राशि है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? तो आप जानते हैं द्रास, जो भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। और भारत का कहते हैं कि सबसे ठंडा स्थान द्रास जो लद्दाख के पठार के पास की स्थिति में पाया जाता है। भारत में की अवधि सामान्य वर्षा के आने का समय जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। तो वह अवधि मानी जाती है इसकी जून से सितंबर के मध्य तक। मैंने कहा ना, मानसून भारत में आगमन होता है किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। जो जून यानी प्रथम जून तक मानसून को केरल में आना चाहिए, कई बार डिले होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इनकी बात यहाँ पर नहीं होगी। बस इतना जानना कि जून से लेकर के मध्य सितंबर तक मानसून का आगमन होता है। इसके बाद मानसून वापस जाने लगता है, तो उसे हम लोग मानसून का निर्वर्तन कहते हैं। निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित हैं। तो वो संबंधित हैं आपके पश्चिमी बंगाल और असम। अभी मैंने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं उत्तर भारत के, खास तौर पर यूपी, बिहार, हरियाणा के, उन्हें लू कहते हैं। और ऐसी ही हवाएं जो बिल्कुल आपके पश्चिमी बंगाल और असम क्षेत्र में चलती हैं उन्हें काल बैसाखी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो वह आपका है देश का सतह क्षेत्र या तल क्षेत्र, जो जलवायु कारक के निर्धारण में बिल्कुल सहयोग नहीं करता। बाकी जल वितरण, अक्षांश, ऊंचाई, ये सभी संबंधित होते हैं जलवायु से। आम्र वर्षा को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं मानसून के पूर्व की वर्षा के रूप में कर्नाटक और केरल में। इसे प्री मानसूनी वर्षा भी कहते हैं। कर्नाटक और केरल क्षेत्र में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में सामान्यतः जून से के अंत तक मानसूनी बारिश होती है, तो उसे हम लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो बारिश होती है, कहाँ पर? दिल्ली में, खास तौर पर जून के अंत तक। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम, जहां औसतन वार्षिक वर्षा 11,802.4 मिमी की होती है। यह भारत के किस राज्य में है? तो आप सभी जानते हैं कि मेघालय में। मेघालय में 3 श्रेणियाँ आपने सुना होगा, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। तो इसी खासी श्रेणी के पास ही मासिनराम है, जहाँ चेरापूंजी भी है। तो मासिनराम से पहले सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता था? चेरापूंजी में। पर अभी कहाँ पर होता है? मासिनराम में। तो भारत और दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थल यही है, कौन? आपका मासिनराम। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। फिर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर क्षेत्र में कम वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो वह है आपकी जेट धाराएं, जो इसके लिए अनुकूल होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है? तो उसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा प्रतीक गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊपर वायु संहति का सही निरूपण करता है? तो ये निरूपण आपका सही रूप से बिल्कुल व्याख्यायित करता है सी और टी। कोपन महोदय का सिद्धांत है, उसी में आपको मिलेगा। बर्फ भक्षक के रूप में जाने जाने वाली चिनूक हवा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो यह आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली हवा है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल नीनो के बारे में सही है? तो इस कथन बिल्कुल यह कथन सत्य माने जाते हैं। भारत में EI नीनो से प्रभावित नहीं होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। कोरियालिस बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत माना जाता है? तो वह है कि वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बाकी सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंची वृक्ष प्रजाति है? सबसे ऊंचाई जिसकी ज़्यादा होती है उसे हम लोग कहते हैं रोजवुड के नाम से। सबसे ज़्यादा रोजवुड आपका सबसे अधिक ऊंचाई वाला वृक्ष पाया जाता है। फिर देवदार है और फिर भी अन्य वृक्ष भी इसके साथ आते हैं। पर्वतों, पठारों, पहाड़ियों की ऊंचाई से नीचे की ओर ढलान वाली घाटियां या मैदानों की ओर बहने वाली ढलान हवाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं कैटाबेटिक पवन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रहीय पवनों का सही क्रम है? तो वह आपका है व्यापारिक हवाएं, फिर पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं। ये क्रम बिल्कुल आपका सही माना जाता है। मौसम शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से आया हुआ है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है, इसी से ही मानसून शब्द आता है। बिली बिली आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम कहाँ पर जाना जाता है? तो बिली बिली चक्रवात आपका ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें कहाँ दिखाई देता है? ऑस्ट्रेलिया में। चीन में ही ऐसे चक्रवात को हम लोग टाइफून कहते हैं। अमेरिका में ही ऐसे चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। चीन में क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। और अमेरिका में ऐसे ही चक्रवात को स्थानीय स्तर पे क्या कहते हैं? हरिकेन कहा जाता है। और भारत में इसे हम लोग चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। तो उम्मीद आप ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली बिली कहते हैं, चीन व जापान के क्षेत्र में टाइफून कहते हैं, अमेरिका में हरिकेन व मैक्सिको की खाड़ी में टार्नेडो के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी चक्रवातों की व्युत्पत्ति मानी जाती है होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ये चक्रवात उत्पन्न होता है। 29 अगस्त को भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड को वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया। तो वो वर्ष था 1956 का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? तो यह निगमित की गई थी 1973 में। देश का पहला व्यावसायिक स्तर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जा रहा है? तो ये आपका खंडवा जिले में लगाया जा रहा है। हुगली नदी के तट पर सर्वाधिक विकसित उद्योग का नाम बताइए। तो इस नदी के तट पर सबसे विकसित उद्योग आपका है जूट उद्योग। आप जूट उद्योग को हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर किससे जाना जाता है? तो जूट उद्योग को गोल्डन फाइबर के नाम से जाने जाते हैं। और इस जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और हम सभी जानते हैं कि जूट से हम पर्दे, हैंडबैग, कालीन, टोपी, चटाई जैसे तमाम चीज़ें उपयोग में लाने वाली चीज़ें बनाते हैं। निम्न में से किस राज्य में 1901 के बाद से भारत की सबसे पुरानी कार्यरत तेल रिफाइनरी है? तो वह आपकी असम में है। हम सभी जानते हैं सबसे पहले असम के डिगबोई में ही तेल का शोधन किया गया था, तेल निकाला गया था सबसे पहले। कहाँ? असम के डिगबोई में। और बाकी इसके अब कई स्थान हैं। गुजरात के क्षेत्र से ही मुंबई हाई से भी पेट्रोलियम पदार्थ के पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, इनमें से किस वर्ष स्थापित या निगमित किया गया था? 1907 में। आपको 3 याद रखना है मेरे दोस्त। मैं आपको बताऊं, आज़ादी के पहले के 3 उद्योग, ये शब्द याद रखना। कब के पहले? आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं। आज़ादी के पहले की बात करें तो यानी 1947 से पहले। कब की बात हो रही है? 1947 से पहले को ही आज़ादी के पहले कहेंगे। तो आज़ादी के पहले के उद्योग की मैं बात करूं तो एक तो आप याद रखना टिस्को, ये भी आज़ादी के पहले का है।
दूसरा आज़ादी के पहले का उद्योग जो खूब आपको ध्यान में रखना है वह है आपका इसको, टिस्को एक, दूसरा इसको और तीसरा है विस्को। ये तीनों उम्मीद की आप याद कर लोगे। ये तीनों उद्योग जो हैं ये आज़ादी के पहले के हैं, टिस्को, इसको, बिस्को। टिस्को आपका कब आ रहा है? 1907 में। फिर हम बात करते हैं कि आया इसको 1918 में, बिस्को आ रहा है 1923 में। भारत सरकार ने 17 नवंबर 1955 को एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के यूके के साथ भारत में भारी विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए एक कारखाने की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया है। तो ये समझौता जो किया गया है स्थान पर लगाया जाएगा वह आपका है भोपाल में कारखाना लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? तो वह आपकी है चित्तरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स। टाटा एलायंस को मूल रूप से किस वर्ष लॉन्च किया गया? 1932 में लॉन्च किया गया था। 1950 के दशक में भारत की पहली स्वदेशी स्वामित्व वाली साइकिल विनिर्माण इकाई एटलस साइकिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह आपकी सोनीपत हरियाणा में स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण माना जाता है? तो वह आपका है कंप्यूटर चिप। और आप देखो, बात खूब सुना होगा आपने, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा भारत में जो क्षेत्र है वो पाया जाता है क्या? बेंगलोर। तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलोर को ही कहा जाता है। केला स्टील प्लांट की शुरुआत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा प्रथम वात भट्ठी के उत्पादन के साथ की गई थी। तो वात भट्ठी के साथ इसका जो उद्घाटन हुआ था 1959 में, और उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने किया था। राउरकेला का जो क्षेत्र है यह बिल्कुल उड़ीसा में है और जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया आज़ादी के पहले के उद्योग। अब यहाँ पर ध्यान रखना दोस्त, आज़ादी के बाद के उद्योग, और ये भी याद रखना खूब आयोग पूछता है इसको, और यहाँ छात्रों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, पर ये क्लास आपके लिए ऐसी है जो आज से कन्फ्यूजन बिल्कुल समाप्त है। तो ध्यान से सुनिए, और अगर लगे कि नहीं नोट करना है तो लिख लो यार, पर याद होना चाहिए, है ना। लड़ते रहना है, बढ़ते रहना है तब तक जब तक मंजिल मिले नहीं, है ना। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते रहना है। तो आज़ादी के बाद बोले तो 1947 के बाद के जो उद्योग हैं उनमें एक नाम आता है आपका राउरकेला, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया यहाँ पर। फिर बात करते हैं हम लोग भिलाई। तो भिलाई कहाँ पर आपका है? तो भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ में, और ये यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया। फिर बात करते हैं दुर्गापुर, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। और फिर है बोकारो, तो बोकारो आपका झारखंड में है, ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया? यूएसएसआर। पुनः सुने, आज़ादी के बाद के 4 उद्योग। राउरकेला कहाँ पर है आपका? तो उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, यूएसएसआर या सोवियत संघ के सहयोग से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो झारखंड में है, यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया। किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिले हैं और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती हैं? तो हैं तमिलनाडु में। हम लोग याद करते हैं सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कि भारत में सूती वस्त्रों का जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उसे मैनचेस्टर कहते हैं। वैसे मैनचेस्टर शहर जो है ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। तो यहाँ पर सूती का खूब उत्पादन होता है इस शहर मैनचेस्टर में। तो दुनिया के ही ऐसे अलग अलग देशों में जहाँ सूती वस्त्रों का खूब उत्पादन होता है उसे उस देश का मैनचेस्टर कहते हैं। जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर आपका है हैदराबाद, ये भारत का मैनचेस्टर है। अगर हम लोग उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहें तो क्या है? कानपुर है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर।
कोयम्बटूर, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो उम्मीद कि आप इस बात को समझे होंगे। अगला सवाल है, क्षेत्र जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन में 80% के लिए जिम्मेदार है, वह क्षेत्र है रूर। तो रूर प्रदेश जो है वो कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है और 80% कोयला जर्मनी के यहीं पर होता है। अब कहते हैं जिस दुनिया के जिस देश में सबसे अधिक कोयला उत्पादित होता है उसे उस देश का रूर प्रदेश कहते हैं। जैसे भारत का रूर प्रदेश क्या है, छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। और वैसे रूर प्रदेश कहाँ पर है, जर्मनी में है। आपको ये बातें स्पष्ट हुई होंगी। कुटीर उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो असत्य कथन है वह आपका है कि उन्नत तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जो बिल्कुल गलत है। उन्नत तकनीक कुटीर उद्योग के लिए जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को शुरू में भारत ने निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट के प्रबंधन के लिए डिजाइन किया था। तो राउरकेला के लिए, जो आपका उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है। इसे हम लोग अंकलेश्वर कहते हैं। अंकलेश्वर यानी अंकलेश्वर को हम लोग कहते हैं तेल का शहर, जो कहाँ पर है, गुजरात में है, और जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ का बेहतर रूप से उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ी तेल कंपनी है। तो वो आपकी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। रूस यानी पूर्व में सोवियत संघ के सहयोग से किन 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। उम्मीद कि आप अगर ध्यान से सेशन सुन रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर करेंगे। बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट, ये दोनों यूएसएसआर या वर्तमान के रूस के सहयोग से स्थापित किए गए थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है, और बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटक की। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में कौन सी जानकारी गलत है। तो वह है कि यह सरकार का एक निजी क्षेत्र का उपक्रम है, जो कि गलत है। इस सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम माना जाता है। भारत के किस राज्य में जूट के सर्वाधिक कारखाने स्थित हैं। तो आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल। जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जूट का उपयोग क्या क्या है। निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित हैं और कौन सा शहर हीरे के लिए प्रसिद्ध है। जानते हैं सूरत, इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं। तो सूरत किस नदी के किनारे है, मुझे कमेंट करके आप बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। तो वह आपका है चिंकारा। वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधन तक उनका अबाध्य पहुंच होता है, उसे किस नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है जहां पर जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाए, उसी को हम लोग राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में मित्र जंगली जानवरों का शिकार करना और पकड़ना दोनों ही प्रतिबंधित माना जाता है। वहीं पर अगर मैं आपको संरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताऊं तो वह क्षेत्र जहां पर पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव जैसे विविधता वाले जीवों को जहां संरक्षित किया जाता है, उसे हम लोग संरक्षित जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। जो वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वर्तमान के समय में। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है। तो वो है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। अब भारत का सबसे, अगर हम लोग बात करें सबसे छोटा बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व, तो सबसे छोटा जो है वो बोर बाघ अभयारण्य है। बोर, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और अगर हम लोग बात करें कि भारत का पहला बाघ अभयारण्य कौन है, जिम कॉर्बेट, जो कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है।
पहला भारतीय रिजर्व वन कौन सा है? तो पहला भारतीय रिजर्व वन आपका है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो महाराष्ट्र में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है, बांदीपुर। इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध वन्यजीव स्थल है जिसकी स्थापना 1981 में लद्दाख में हुई और यहाँ हिम तेंदुओं की आबादी और पक्षियों की विस्तृत विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में है। अगर वहीं बात करें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नामदफा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में है। और नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन घास के मैदान में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का क्या प्रभाव हुआ है? तो यह प्रभाव हुआ है, इसका जो प्रमुख रूप से यहाँ वह है कि इसमें पुरानी घास को हटा दिया गया और नई घास को उगना संभव हुआ है इनके चराई करने के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो वह आपका है कच्छ के क्षेत्र, जो समुद्री तटीय बायोस्फीयर रिजर्व भी इसका है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। कच्छ की खाड़ी भी और कच्छ का क्षेत्र भी, ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल क्षेत्र है। और वहीं अगर बात करें भारत का सबसे छोटा संरक्षित या बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा आपने सुना भी होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मध्य में। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात इसके लिए खूब प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए। पांखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? वारंगल में इसकी स्थिति मौजूदा है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह आपका कर्नाटक में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो दिए गए विकल्प में संदूर राष्ट्रीय उद्यान, ये वर्तमान में पाकिस्तान का है और ये भारत का उद्यान नहीं है। बाकी सभी आपके हैं भारत के ही उद्यान हैं। बालफ्रामक जो है मेघालय में, अंसी आपका कर्नाटक में है, दाचिंगम आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला 11वां नाम बन गया है? तो वो आपका कंचनजुंगा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिहार में। तो अभी तक बिहार में 2 ही टाइगर रिजर्व हुए हैं, एक वाल्मीकि है और दूसरा कैमूर टाइगर रिजर्व है। किस वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल यानी कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं? तो ये खूब प्रसिद्ध सवाल है। दाचिंगम अभ्यारण्य जो जम्मू कश्मीर में है। भारत में एक अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो वह आपका है नल्ला मलाई। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? वह है आपका भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो गोवा में पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं चित्रार वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये आपका केरल में पाया जाता है। और बात करें इंटरव्यू द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये आपका अंडमान द्वीप में पाया जाता है। और दादेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये मिजोरम के क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थिति है असम के क्षेत्र में। असम में सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए खूब प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ, ये बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे के लिए, यह भी सही है। कच्छ कारण जंगली गधा के लिए, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए ये गलत है, क्योंकि भरतपुर जो है पक्षी अभ्यारण्य है जो राजस्थान में, वह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? असम के क्षेत्र में पाया जाता है।
भारत का कौन सा संरक्षित जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल नहीं है? तो वह आपका है मानस, जो कहाँ पर है? असम में है, वह इसमें शामिल नहीं है। भारत के कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट की मेजबानी करता है? तो 4। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। एक है आपका पूर्वी हिमालय, वैसे कहें हॉटस्पॉट का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया था, और भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय हो गया, दूसरा पश्चिमी घाट हो गया, तीसरा अंडमान निकोबार का क्षेत्र हो गया, और चौथा हो गया म्यांमार भारत सीमा या सुंडा लैंड। इन्हीं 4 क्षेत्र हैं जो हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित और मेजबानी किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में स्थित नहीं है? तो वह आपका है डम्फा टाइगर रिजर्व। बाकी काजीरंगा, नामेरी, मानस, ये तीनों स्थित हैं कहाँ पर? असम में। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है आयोग द्वारा, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो गुजरात में है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। येलो नेशनल पार्क जो अमेरिका का पहला नेशनल पार्क है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट में मौजूदा नहीं है? अभी मैंने आपको 4 बताए, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर एकदम आराम से कर सकते हैं कि वो है बेलिसिया। 4 में मैंने आपको बताया पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और भारत म्यांमार सीमा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की गई लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए। तो लुप्तप्राय प्रजातियां थीं बंगाल टाइगर, जिनको बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो वह आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में पाया जाता है, और यहीं पर मैंने आपको अभी बताया भी था मुरलेन का नाम। भारतीय जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये ज़्यादा आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। भारत में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देख रहे हो, दोबारा ये सवाल आयोग ने पूछा है। तो ये स्थित है सुंदरबन किसके निकट? बांग्लादेश के निकट स्थित है, क्योंकि इसमें भारत ऑप्शन है भी नहीं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क वर्षा वन का एक सुंदर प्रतिनिधित्व करता है। किस क्षेत्र का है? केरल में साइलेंट वैली। हम लोगों ने आरंभ में इसको पढ़ा और सुना भी होगा आपने ध्यान से। लाख बहोसी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? यह अभ्यारण्य पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। इनमें से किसे बाघों के अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में बिल्कुल आपका वो है मुदुमलाई, जो टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? ये भी सवाल कई बार आयोग पूछता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से। छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो इसका क्षेत्र विस्तृत है, ज़्यादा झारखंड के क्षेत्र में। कौन सा भौगोलिक विभाजन पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 25 किलोमीटर दूरी तय करता है? तो वो है हिमालय पर्वत, जो हम लोग नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक जिसका विस्तार माना जाता है। भारत में कितने भौतिक क्षेत्र हैं? तो भारत में भौतिक क्षेत्रों की संख्या 6 बताई गई है। 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें से कौन सा पठार 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में विस्तृत है? वो है आपका मालवा का पठार। पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग जानते हैं कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान को तटीय मैदान का एक उदाहरण मानते हैं, तो ये उदाहरण माना जाता है जलमग्न के क्षेत्र के रूप में। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किन भौतिक विशेषताओं का हिस्सा माना जाता है? तो वह आपका है प्रायद्वीपीय पठार।
भारत का सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार। किसका हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और हिमालय पर्वत जो है वो आपका अंगारा लैंड व लारेंसिया का हिस्सा माना जाता है। कच्छ के रण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है कि यह उड़ीसा राज्य के पूर्वी तट में स्थित है, जो कि गलत है। ये कहाँ पर स्थित है? आपका गुजरात में, यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। एक नाम उत्तरी सरकार है, तो इसे तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य क्षेत्र में इनका विस्तार देखने को मिलता है। भारत में तटीय राज्य की मुख्य भूमि तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की है। भारत में तटीय राज्य, तो कहते हैं तटीय राज्य क्या है? स्थल का वह भूभाग जो जलीय भाग से लगा हो। तो भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया आपका पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट पे आपके तटीय राज्य हो गए गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, गोवा के बाद केरल, ये कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। ये 5 राज्य हो गए आपके पश्चिमी घाट पे। पूर्वी घाट पे हो गए पश्चिम बंगाल, उसके नीचे उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश और उसके बाद फिर आपका नीचे है तमिलनाडु। तो कुल 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें सबसे लंबा है गुजरात, सबसे छोटा है गोवा, दूसरा सबसे लंबा है आंध्र प्रदेश, दूसरा सबसे छोटा है पश्चिम बंगाल। कोरोमंडल तट किन 2 राज्यों का घर माना जाता है? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। 2 तट याद रखना है, एक तो मालाबार तट जो केरल राज्य से बिल्कुल लगा हुआ है, और दूसरा कोरोमंडल तट जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मरुस्थल नहीं है? तो वो है आपका सिंधु घाटी का मरुस्थल। ये भारत का मरुस्थल नहीं है। काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार जो है वो पाया जाता है राजस्थान के क्षेत्र में। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन कौन सा है? तो उसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। सबसे बड़ी भारत की संरचना, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र भारत में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताएं जो पश्चिमी तट के क्षेत्र में स्थित है? अभी हम लोगों ने बात किया पश्चिमी तट में, वो है आपका मालाबार क्षेत्र, क्योंकि कोरोमंडल तट जो है वो पूर्वी तट में स्थित क्षेत्र माना जाता है। भारत का पूर्वी तट है, तो भारत का जो पूर्वी तट है वो है आपका निम्न तल छठी तट के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी सीमा को अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करता है? तो वह राज्य आपका है उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्य और एक यूटी के साथ साझा करता है। यूटी यानी यूनियन टेरेटरी। इनमें से किस राज्य क्षेत्र में ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान और दलदली क्षेत्र शामिल है? तो वह क्षेत्र आपका है कच्छ का रण। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? चेन्नई में, जो राजधानी किसकी है? तमिलनाडु की। अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा स्थानीय परिवहन के लिए भारत की सबसे बड़ी नगर परिवहन सेवा है। आरटीआर ने जनवरी में अहमदाबाद नगरपालिका के लिए बस सेवा 29 मार्गों का प्रबंधन करने का परमिट जारी किया है। तो ये परमिट जारी किया गया था 1947 में, आज़ादी के समय। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग मनाली को जोड़ती है। कहाँ से? तो ये मनाली को जोड़ेगी लाहौल स्पीति से। सबसे अधिक ऊंचाई पर ये सुरंग है अटल सुरंग, जो रोहतांग पास में बनाई गई। किस दर्रे में बनाई गई है? रोहतांग पास दर्रे में बनाई गई है अटल सुरंग। स्वर्णिम चतुर्भुज परिवहन परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और लोगों की तेज आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है। तो ये सड़क मार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों को जोड़ती है। कितने महानगरों को? 4 महानगरों को जोड़ने वाली ये है। तो एक दिल्ली को जोड़ रही है किससे? मुंबई से। मुंबई को जोड़ रही है किससे? चेन्नई से। और चेन्नई को जोड़ रही है किससे? कोलकाता से। इसी 4
महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना ही स्वर्णिम परियोजना के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही उत्तर और दक्षिण गलियारा भी हैं, ये भी क्या है, सड़क मार्ग हैं। और ये दोनों गलियारा आपस में जिस स्थान पे काटते हैं वो स्थान क्या है, झांसी, जहाँ पर उत्तर दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपस में एक दूसरे को काटते हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी में ओवरलैप करते हैं। और ये सभी का संबंध सड़क परिवहन से है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल कौन सा है, तो उसे हम लोग जानते हैं, इस पुल का नाम ही है बोगीबील पुल। जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका जम्मू एंड कश्मीर में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की अनुमानित लंबाई कितनी मानी जाती है, तो वो है आपकी 14,500 किलोमीटर। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो वह आपका है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, तो है आपकी ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। किस नदी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है, एक तो आप खूब जानते हैं, है ना, हल्दिया से लेकर इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वह आपका है ब्रह्मपुत्र नदी पर, सादिया से धुबरी के मध्य। भारतीय रेलवे नेटवर्क में दूरी और समय की दृष्टि से सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो उस है आपकी विवेक एक्सप्रेस। वर्ष में स्वेज नहर खोला गया और इससे बॉम्बे का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ संबंध और मजबूत हुआ। तो स्वेज नहर जो ओपन किया गया था 1869 में, और इस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के व्यापार की दूरी बिल्कुल कम हो गई। श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, अमृतसर में स्थित है, पंजाब में। ये राजमार्ग नेटवर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, झांसी में इन दूसरे को ये काटते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कौन से 2 स्थान जुड़े हुए हैं, तो खूब सुनते हैं आप, खूब ये दूरी सुनते हैं आप, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, यही भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो 11 राज्यों से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में किलोमीटर में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है, तो वह आपकी है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्यटक सर्किट स्वर्णिम त्रिभुज का हिस्सा नहीं है, तो वो आपका है लखनऊ। बाकी ये दिल्ली, आगरा, जयपुर, ये तीनों ही पर्यटन स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा अरब सागर के समानांतर चलती है, तो वह आपकी है कोंकण रेलवे। बिल्कुल इस पश्चिमी घाट में अरब सागर के ऐसे समानांतर इनका निर्माण किया गया है कोंकण रेलवे का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो ये आपका है सिलचर से पोरबंदर तक, पश्चिम से पूर्व गलियारा इसे हम लोग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो वह आपका है जिसे हम लोग कहते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह, जो इस तट पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को आच्छादित करता है यानी घेरता है, तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 किस राज्य में पाया जाता है, केरल राज्य में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग वन्यजीवों के लिए प्रमुख खतरा पैदा कर रहा है, तो वह आपका है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, इंदौर में, मध्य प्रदेश का इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर है। राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि गलत है।
527, 529 सबसे छोटा राजमार्ग लगभग माना जाता है। भारत का सबसे लंबा 6 लेन वाला नियंत्रित एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो वह आपका है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। डेक्कन ओडिसी एक क्या है? लग्जरी ट्रेन है। और अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 से फैला हुआ है कहां से कहां तक? तो दिल्ली से चेन्नई तक इसका विस्तार पाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के कुल सड़क यातायात का कितना प्रतिशत वहन करता है? तो ये आपका 40% वहन किया जाता है इसके द्वारा। भारत के राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी की संस्था कौन है? तो उसे हम लोग सभी लोग, आप सभी इसका आंसर पता ही होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप NHAI कहते हैं। तो वैसे सड़क के निर्माण के लिए 3 संस्था याद रखना। सबसे पहले तो बात करते हैं PWD, दूसरा हो गया NHAI, और एक नाम आपको खूब याद रखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर या एक दूसरे देशों के मध्य जो सड़क बनाती है उसे हम लोग कहते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों संस्थाएं सड़क निर्माण के लिए योगदान दे रही हैं, जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का निर्माण NHAI के द्वारा किया जाता है। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई है? वाराणसी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से दिल्ली से अटारी तक इसका जुड़ाव हुआ है। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। केरल है आपका, और इस समय तो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य आपका यूपी बन चुका है। कितने हो चुके हैं? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं। तो अब आप कमेंट करके मुझे बताओ कि इस सेशन में आपके कितने सवाल सही हुए हैं और कितने गलत। इससे स्पष्ट हो कि आपको अपनी मेहनत में कितना और इजाफा करना चाहिए ताकि सिलेक्शन हो सके। तो ऐसे अगले सेशन में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।